Hello students, welcome on Pharmalogic. I am Shivam Mishra from Naipur, Hyderabad, pursuing masters in process chemistry. So Pharmalogic हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स की इन द प्रिपरेशन ऑफ जीपेट एंड नाइपर. फार्मोलॉजी का मेन एम क्या है कि आपके सभी कंसेप्ट को क्लियर करना विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज. तो इसीलिए हमने एक पीआईक्यू की सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम सभी पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन ताकि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए. तो इसी कड़ी में हम आज की वीडियो लेके आए हैं जहां पे हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में. अगर आपने उसको नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, वो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन था. और इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिकेम्स क्वेश्चन, कुछ एनालिसिस क्वेश्चंस हैं और कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव अ ग्रेटेस्ट फ्लोरेसेंस. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया ऐसा कौन सा कंपाउंड है इनमें से जिसका फ्लोरेसेंस सबसे ज्यादा होगा. तो ऑप्शन है हमारे पास नेप्थोल, नैप्थेलिन रिंग और नाइट्रोनेप्थेलिन और नेप्थेलिन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जो फ्लोरेसेंस होता है हमारा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल कंजुगेटेड डबल बॉन्ड कितने लगे हैं इसके अंदर. कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जितना ज्यादा होगा फ्लोरेसेंस उतना ज्यादा होगा. इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसका फ्लोरेसेंस कम होगा. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसका फ्लोरेसेंस बढ़ेगा. ऐसा क्यों है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसकी वजह से क्या नाम है, जो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और फ्लोरेसेंस हमको ज्यादा दिखता है. वहीं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन खींच का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है और फ्लोरेसेंस हमको कम मिलता है उस कंपाउंड का. तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं. सबसे पहले तो नैप्थेलिन रिंग है जिसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है. फिर हमारे पास आता है हमारे पास नाइट्रोनैप्थेलिन जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है. नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑफकोर्स ये बात है माइनस एम इफेक्ट शो करेगा ये और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा जिसकी वजह से क्या नाम है इसका फ्लोरेसेंस कम करेगा. अगला ग्रुप क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिल ग्रुप. सेम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट शो करके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और फ्लोरेसेंस को कम करेगा. बट सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है. जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप पास होता है लोन पेयर और वो लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है जिसकी वजह से क्या नाम है ये जो कंपाउंड होता है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है और इसका फ्लोरेसेंस बढ़ जाता है. तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर क्या है इसका, नेप्थोल रिंग. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. तो जो चीज मैं डिस्कस कर रहा था आपका कि फ्लोरेसेंस कुछ फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो कौन कौन से फैक्टर है हमारे. सबसे पहले हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जैसे मैंने बताया आपको कि जितना ज्यादा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फ्लोरेसेंस उतना ही ज्यादा होगा. मॉलिक्यूल विद ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड एब्जॉर्ब ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट thus causing more intense luminescence. दूसरा पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स. जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एंड हैलाइड, these groups are electron withdrawing groups. They shows minus m effect, minus I effects, and they decrease and sometimes destroy the fluorescence. Similarly, electron donating group like NH2 OH group increase the fluorescence. Third point क्या है, effect of pH. So fluorescence of the chemical is also influenced by pH. For example, a neutral or alkaline solution of aniline shows fluorescence in visible region. तो न्यूट्रल और अल्कलिन सॉल्यूशन होगा एनिलीन का, वो फ्लोरेसेंस शो करेगा विजुअल रीजन में, बट एसिडिक सॉल्यूशन में विजिबल फ्लोरेसेंस डिसअपियर हो जाएगा. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रेडिक्ट द थ्योरेटिकल लैम्डा मैक्स वैल्यू फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. For the following compound using the Woodward-Fisher rule, base value for the compound is 250 nanometer. So base value हमको of course दे रखी है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है इस वजह से. तो वैसे भी ये एक हेटेरोएनुलर रिंग है जिसका हमको पता है कि इसका जो बेस वैल्यू होता है या तो 214 होता है, 215 होता है. तो देखते हैं इसका क्या लैम्डा मैक्स निकल के आता है. तो 215 इसका हमको ऑलरेडी बता दिया है क्या है, 215 क्या है इसका बेस वैल्यू है. तो इसके अलावा हमारे पास रिंग रेसिड्यू कितने लगे हुए हैं, 1 2 3, यानी 3 रिंग रेसिड्यू लगे हुए हैं. 3 रिंग रेसिड्यू मतलब एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू 5 होती है तो 3 मतलब 15. और इसके अंदर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 5. इसके अलावा एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इसकी वैल्यू भी होती है 5. तो टोटल होता है हमारा 240. देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, 240. चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि बेस वैल्यू 250 नैनोमीटर है, रिंग रेसिड्यू 3 है इसके अंदर जो कि 15 होता है और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 5 नैनोमीटर, अल्काइल ग्रुप 5 नैनोमीटर. तो टोटल मिला के हमारा 240 होता है इसका आंसर. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा, व्हाट इज द पॉपुलर कॉमन नेम फॉर बायोएक्टिव कंपाउंड विद केमिकल नेम ऑफ M hydroxyl
हाइड्रोक्सी फिनाइल, ट्राइमिथाइल अमोनियम मिथाइल सल्फेट, डाइमिथाइल कार्बामेट। हमको एक तरीके से केमिकल नेम दे दिया गया है और पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड होता है जहां पे ट्राइमिथाइल अमोनियम मिथाइल सल्फेट डाइमिथाइल कार्बामेट मोइटी प्रेजेंट होती है। तो ऑप्शन क्या है, नियोस्टिग्मीन, पायरोडिस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन और मेटास्टिग्मीन। तो पायरोडिस्टिग्मीन तो इसमें पायरिडिन रिंग होती है, इसे समझ में आ रहा है। और फाइसोस्टिग्मीन में हमें इंडोल और पायरोलिन देखने को मिलता है। मेटास्टिग्मीन जैसा कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है इसका आंसर। इसका आंसर नियोस्टिग्मीन ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, नियोस्टिग्मीन। चलिए इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये हमारा नियोस्टिग्मीन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि नियोस्टिग्मीन के अंदर ट्राइमिथाइल अमोनियम ग्रुप लगा हुआ होता है, ट्राइमिथाइल अमोनियम ग्रुप, जो कि आपको नियोस्टिग्मीन में ही दिखता है सिर्फ। तो इसका नाम क्या है, अम हाइड्रोक्सिल फिनाइल। तो ये फिनाइल रिंग लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे, इस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप पे। और ट्राइमिथाइल अमोनियम मिथाइल सल्फेट, ये इसका क्या नाम है, सॉल्ट फॉर्म है हमारा। और डाइमिथाइल कार्बामेट। मेनली क्या है, जितने भी नियोस्टिग्मीन, पायरोस्टिग्मीन, फाइसोस्टिग्मीन होते हैं, इनके अंदर एक चीज कॉमन होती है जो कि है कार्बामेट। कार्बामेट क्या होता है, हम जानते हैं अमाइड फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये होता है हमारा, दिस इज योर अमाइड। तो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हमारा होता है, जब हम इसके साथ में एक ऑप्शन लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा कार्बामेट। तो जितने भी हमारे ये नियोस्टिग्मीन वगैरह होते हैं, इनके अंदर कार्बामेट ग्रुप पाया जाता है। इस वजह से, इससे आप इसको पहचान सकते हैं कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। जैसे हमारे पास पायरोडिस्टिग्मीन भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि पायरोडिस्टिग्मीन में पायरिडीनियम रिंग होता है और ये भी कार्बामेट जुड़ा हुआ है इसके साथ में। और फाइसोस्टिग्मीन क्या होता है, इसके अंदर इंडोल रिंग होता है, ठीक है। और ये पायरोल रिंग होता है हमारा, और ये कार्बामेट यहाँ भी जुड़ा हुआ है। सेम रिवर्सटिग्मीन में क्या होता है हमारे पास, रिवर्सटिग्मीन में भी फिनाइल रिंग जुड़ी होती है, और सेम अपने पास कार्बामेट भी इसमें भी पाया जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं इन सभी ड्रग्स को। तो इसका सही आंसर क्या था, नियोस्टिग्मीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैंप इज यूज्ड टू जनरेट यूवी स्पेक्ट्रम। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। कौन सा सोर्स है, लैंप का सोर्स है जो जनरेट करता है यूवी स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन क्या थे हमारे पास, टंगस्टन, सोडियम वेपर लैंप, एलईडी और ड्यूटेरियम। तो हमको पता है कि यूवी स्पेक्ट्रम देने के लिए हमको जो रेंज चाहिए, जो यूवी रेडिएशन रेंज चाहिए हमको, वो कहां से होता है, 200 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक। तो टंगस्टन जो होता है हमारा, टंगस्टन हमको यूवी और विजिबल, क्योंकि हम टंगस्टन तो हमको ऑलरेडी पता है कि घर में भी जो जो पहले टाइप की जो येलो कलर की बल्ब आती थी, उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट प्रेजेंट होता था। तो वो जो फ्लोरेसेंस देता है हमारा, वो यूवी भी देता है और विजिबल भी देता है। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, सोडियम वेपर लैंप नहीं होगा इसका आंसर, और एलईडी भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम हमको परफेक्ट यूवी की रेडिएशन देता है। ये यूवी रेडिएशन मतलब इसका अराउंड 200 से लेकर के 400 के बीच जो यूवी का रेंज होता है, उसी के बीच में ही ड्यूटेरियम लैंप हमको क्या नाम है, रेडिएशन प्रोवाइड करता है। तो सही आंसर क्या है इसका, ड्यूटेरियम। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने बताया था, टंगस्टन जो फिलामेंट होता है हमारा, वो 300 से लेकर के 2500 नैनोमीटर तक हमको रेडिएशन प्रोवाइड करता है। वहीं जो ड्यूटेरियम लैंप, आर्क लैंप का जो इसका रेंज है, वो 190 से लेकर के 400, जो परफेक्टली यूवी रेंज में आता है। और अगला और क्या है, मतलब जेनन आर्क लैंप भी हमारा, ये भी यूवी भी देता है और साथ में आपको विजिबल भी देता है। और लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी होता है हमारा, जो कि विजिबल वेवलेंथ हमको प्रोवाइड करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा, द C2 एपिमर ऑफ डी ग्लूकोज इज। अब ये पूछ रहा है डी ग्लूकोज का C2 एपिमर क्या होगा। बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। तो C2 एपिमर, जैसे हम जानते हैं कि एपिमर क्या होता है, एपिमर क्या होता है कि मोइटी में कोई एक ऐसा ग्रुप डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं एपिमर। ये मतलब एक पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो उसको बोलते हैं एपिमर। तो C2 एपिमर क्या है डी ग्लूकोज का, तो इसका सही आंसर क्या है, डी मैनोज। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, वहां से आपके अच्छे से क्लियर करते हैं। तो एपिमर्स आर द डायस्टेरियमर्स, ये डायस्टेरियमर्स के टाइप होते हैं विद वन और मोर कायरल कार्बन, इनके अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन पाए जाते हैं। बट ओनली वन कायरल कार्बन दैट वेरीज इन कन्फिगरेशन, बट एक कायरल कार्बन होता है जो कन्फिगरेशन में वेरी करता है। जैसे यहाँ पे देखिए C2 पोजीशन पे, यहाँ पे हाइड्रोक्सी इस तरफ लगा हुआ है और इसका हाइड्रोक्सी इस तरफ लगा हुआ है।
तो ये दोनों जो बाकी सिमिलर दिखेंगे, आप बाकी पूरा कंपाउंड सेम है, दोनों ही सेम है, बस इनमें एक ही डिफरेंस होता है कि जो OH ग्रुप होता है डी ग्लूकोज में वो राइट साइड होता है और डी मैनोज में वो लेफ्ट साइड होता है. Let's take a look at the surface of glucose. D-glucose and D-mannose have the same molecular formula, but the arrangement of the hydroxyl ion in these molecules differ at the second carbon atom. इस वजह से इसको C2 एपिमर बोलते हैं D-glucose को. D-glucose का किसको? D-mannose को. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which one of the following is example of chelate? तो चिलेट इनमें से इन चारों ऑप्शन में से चिलेट का एग्जांपल कौन सा वाला है? सिस्प्लेटिन क्या चिलेट का एग्जांपल है? हीमोग्लोबिन, आयोडीन और फेरोकेन. तो आयोडीन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आयोडीन सिर्फ एक एलिमेंट है. सिस्प्लेटिन नहीं हो सकता, फेरोकेन भी नहीं हो सकता, हीमोग्लोबिन इसका परफेक्ट आंसर है क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, हमारे पास आयरन पाया जाता है. आयरन एक मेटल होता है जो एक रिंग होती है, उस रिंग से जुड़ा हुआ होता है, कुछ लिगेंड भी लगे हुए होते हैं इसका, तो ये कॉम्प्लेक्स हमारा फॉर्म करता है, हीम ग्रुप इसके साथ अटैच होता है. तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अच्छे से इसको क्लियर करते हैं. इसके अंदर क्या पाया जाता है हमारा, इसके अंदर हमको दिखता है पोरफायरिंग रिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये पोरफायरिंग रिंग, ये जो रिंग दिख रही है आपको ये पोरफायरिंग रिंग है, ठीक है. और यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो ट्रांजिशन मेटल, जो क्या नाम है हमारे पास, आयरन है, आयरन ने एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना रखा है, ठीक है. इसके साथ में आयरन ने कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना रखा है साथ में पोरफायरिंग रिंग के साथ में, ठीक है. ये हीम हीम इसके अंदर प्रेजेंट होता है. तो एक बार देखते हैं चिलेट क्या होता है. चिलेट इज अ कॉम्प्लेक्स इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दैट फॉर्म्स व्हेन मेटल आयन बाइंड टू अ चिलेटिंग एजेंट आल्सो नोन एज लिगेंड. जब मेटल हमारा लिगेंड के साथ बाइंड होता है तो वो एक चिलेट फॉर्म करता है. द लिगेंड इज अ मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बाइंडिंग साइड. जो लिगेंड होता है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल है इसके बाद मल्टीपल बाइंडिंग साइड होते हैं दैट रैप अराउंड द मेटल आयन एंड टू फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल जैसे, और चिलेट के क्या क्या एग्जांपल है हमारे पास, इथिलीन डायमीन, पोरफाइन, साइनोकोबालामीन, डाइमर कैप्रोल, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल और ऑक्सैलिक एसिड. तो नेक्स्ट अगर कभी नेक्स्ट बार जीपेट में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से चिलेट का क्या आंसर हो सकता है, तो अगर आप ये पढ़ के जाइएगा तो आपका आंसर वो सही हो सकता है. जैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है, इज अ मेटालोप्रोटीन दैट कंटेन अ चिलेट फॉर्म बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ द 4 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है. फ्रॉम द हीम लिगेंड टू आयरन. हीम यहाँ पे लिगेंड का काम करता है और आयरन से डायरेक्टली जुड़े होते हैं. द पोरफायरिंग रिंग इन हीमोग्लोबिन आर चिलेटिंग एजेंट्स. जो पोरफायरिंग रिंग होता है वो एक चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ. ईडीटीए इज एन एग्जांपल ऑफ. ईडीटीए किसका एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ईडीटीए किसका एग्जांपल है, हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आइडेंटिफाई पेयर ऑफ C4 एपिमर्स. एपिमर्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एपिमर्स क्या होते हैं, कि सेम कंपाउंड होते हैं हमारे पास, बस उनका जो एक एक पोजीशन पे वो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो चेंज होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है C4 एपिमर्स का, इसका करेक्ट आंसर डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज. बढ़ते हैं इसके एक्सप्रेशन की तरफ. डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर द पेयर ऑफ C4 एपिमर्स. एपिमर्स आर द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट ओनली डिफर इन वन पोजीशन ड्यू टू द सिंगल OH ग्रुप, ठीक है. जैसे यहाँ पे क्या है कि सिर्फ ये फोर्थ पोजीशन पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज है. इस वजह से जो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज है हमारे, वो एक दूसरे के एपिमर्स कहलाते हैं. तो इनका वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्सिल एंड इन दिस मॉलिक्यूल डिफर द फोर्थ कार्बन. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव. ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे ट्रिप्टन कैटेगरी ड्रग्स हैं. इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो सल्फोनामाइड डेरिवेटिव नहीं है. अगर आपने मेडिकेम के अगर इनके स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पढ़े हैं तभी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि दिखने में, क्योंकि सबके अंदर ट्रिप्टन रिंग आ रही है. ट्रिप्टन रिंग मतलब यहाँ पे क्या है कि ट्रिप्टामीन, यहाँ पे इसके अंदर ट्रिप्टामीन का जो वो होता है स्ट्रक्चर होता है वो इन सभी ड्रग के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है. तो ऑप्शन क्या है, एल्मोट्रिप्टिन, सुमाट्रिप्टन, रिजाट्रिप्टन और नलाट्रिप्टन. तो करेक्ट आंसर क्या है, रिजाट्रिप्टन. तो इन सभी रिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, लेकिन रिजाट्रिप्टिन और एक दो और ड्रग्स हैं जिनके अंदर आपको सल्फोनामाइड जो वो होता है स्ट्रक्चर होता है वो आपको नहीं दिखता है. चलिए बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ. ट्रिप्टन्स आर फैमिली ऑफ ट्रिप्टामिन बेस्ड ड्रग्स यूज्ड एज अबॉर्टिव मेडिकेशन. इसको अबॉर्टिव मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, माइग्रेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्लस्टर हेडेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. एक्चुअली क्या है, ट्रिप्टामिन बेस्ड ड्रग होते हैं, इसके अंदर ट्रिप्टामिन का जो मॉलिक्यूल जो मोइटी है वो पाई जाती है. ये ट्रिप्टामिन दिख रही है आपको, ट्रिप्टामिन इंडोल रिंग होता है, साथ में अमाइन रिंग जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं ट्रिप्टामिन. तो आपको सभी में ट्रिप्टामिन दिखेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग की सल्फोनामाइड.
तो सल्फोनामाइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सुमाट्रिप्टन में प्रेजेंट है सल्फोनामाइड, ठीक है, आपका इसमें एल्मोट्रिप्टन प्रेजेंट है और नाइट्रिप्टन प्रेजेंट है, लेकिन आपके रिजाट्रिप्टन में सल्फोनामाइड मॉलिक्यूल नहीं प्रेजेंट है। तो इस वजह से सही करेक्ट आंसर क्या होगा? रिजाट्रिप्टन। इसके अलावा और भी क्या क्या है हमारे पास? जोल्मीट्रिप्टिन, ट्रिप्टन और प्रोवाट्रिप्टन। तो अगर आप ये याद करके जाइए, नेक्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जोल्मीट्रिप्टन और प्रोवाट्रिप्टन और रिजाट्रिप्टन ऐसे 3 ड्रग्स हैं ट्रिप्टन कैटेगरी के, जिनके अंदर सल्फोनामाइड, जो कि सल्फोनामाइड डेरिवेटिव नहीं कंटेन करते हैं। तो ट्रिप्टामिन्स आर सेरोटोनिन 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट विच में अल्टर द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी को ये अल्टर करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ICH हार्मोनाइज tripartite guidelines related to stability provide the requirements for stability testing of new drugs, substance and product। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, और जहां भी स्टेबिलिटी आ जाती है हमको सीधा समझ जाना चाहिए कि ये Q1A की बात की जा रही है, क्योंकि Q1A की बात में ही सारी हम स्टेबिलिटी Q1A से लेकर के Q1F तक, हम जो भी Q1F तक हम जब डिस्कस करते हैं वो सारे स्टेबिलिटी रिलेटेड पॉइंट्स हमारे आते हैं, सारी स्टेबिलिटी रिलेटेड गाइडलाइंस हमारे इंक्लूड होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? Q1A R2। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। ये आप चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को आप याद करके जाइए, आपके मोस्टली इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अगर आपने ये चार्ट अच्छे से क्लियर कर लिया, चार्ट अच्छे से मेमोराइज कर दिया, तो आपके 4 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो इसको समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि Q1A to Q1F तक जो होता है हमारा स्टेबिलिटी से रिलेटेड गाइडलाइंस होते हैं। Q1A R2 स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग्स एंड प्रोडक्ट्स रिलेटेड है हमारा। Q1A to Q1B जो होता है हमारा वो फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए होता है हमारा। Q1C स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर न्यू डोजेस फॉर्म के लिए होता है हमारा। और Q1D ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्सिंग डिजाइन के लिए होता है हमारा। Q1E से आ सकते हैं आप, इवोल्यूशन ऑफ स्टेबिलिटी डाटा के लिए होता है हमारा। Q1F स्टेबिलिटी डाटा पैकेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस इन क्लाइमेटिक जोन 3 और 4। चलिए इसका कुछ आपको ट्रिक बताते हैं ताकि आपको याद कर सकें। तो ये तो एक बार आप अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत बेहतरीन होगा आपके लिए। इन सब के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे Q2 में क्या होता है हमारा? एनालिटिकल वैलिडेशन। तो Q2 यहाँ पे देखिए जो V दिख रहा है हमारा वो कुछ 2 की तरह है, 1 और 2। तो अगर इस वजह से आप वैलिडेशन कोड आप इसको 2 करके याद कर सकते हो, V मतलब 2। तो Q2 में क्या आता है हमारा? एनालिटिकल वैलिडेशन। फिर Q3A to Q3D इम्प्योरिटीज इसके अंदर आती है। इम्प्योरिटीज में आपको जो ये M दिख रहा है, अगर इस M को मैं ऐसे कर देता हूँ तो 3 बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हो कि इम्प्योरिटी हमारा Q3A और Q3D में आता है। फार्माकोपियस Q4 और Q4D में B में आता है। Q5 और Q5A Q5E 5 जो होता है हमारा वो कुछ 5 को अगर हम एक बार देखें तो ये इसको 8 जैसा भी बना सकते हैं और 8 को हम B जैसा बना सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कहाँ आता है हमारा? Q5A और Q5E में आता है हमारा। Q6A to Q6B 6 यानी कुछ 6 फिक्स, तो फिक्स जैसा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्पेसिफिक्स। तो Q6A और Q6B हमारा स्पेसिफिकेशन के लिए होता है हमारा। Q7 हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए होता है। Q7 आप ऐसा सकते हो जैसे MS धोनी की जो जर्सी का नंबर है वो 7 है। Q8 यानी PD पर्सनल डेवलपमेंट, तो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट हमारा क्या नाम है? Q8 में आ जाता है हमारा। Q9 क्या होता है? 9 को कैसे याद कर सकते हो? 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो वहां पे एक रिस्क होता है, तो इसको आप ऐसा कहते हो कि क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट Q9 में आता है। बाकी Q10 में क्या है? फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। और Q11 में डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस आता है हमारे। Q12 जैसे 12 घंटे की पूरी लाइफ साइकिल होती है, तो लाइफ साइकिल में Q12 में आता है। कुछ और भी होते हैं, शायद इसमें 13 और 14 भी ऐड कर सकते हैं हम। तो जो Q13 होता है हमारा वो होता है कॉन्टिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स के लिए होता है। और Q14 जो होता है हमारा वो एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट के लिए होता है। इसको आप ऐड कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बोहाइड्रेट हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की रेशियो पूछा गया है आपका कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे अब हम बात करते हैं किसकी? ग्लूकोज की। C6H12O6। O6। तो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशियो क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? तो एक तरीके से देखा जाए 2:1। सिंपल सी बात है। तो 2:1 ही इसका करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन 2 गुना है कार्बन के मुकाबले, तो इस वजह से इसका रेशियो क्या आएगा? यहाँ पे याद रखना ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया है, तो बच्चे कंफ्यूज होकर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना समझ जाएं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा गया, तो हाइड्रोजन हमेशा याद रखना किसी भी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन उसके
कार्बन के जस्ट डबल होएगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। और जैसे आप समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन है हमारा, जैसे C5H10O5 होता है, ठीक है। और इरेथ्रोज के लिए C4H8O4 होता है इरेथ्रोज के लिए। तो ऐसे सिंपली आप इसको समझ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When exposed to carbon monoxide, the base pigment of cytochrome P enzyme absorb light at। तो साइटोक्रोम P याद आ रहा हो, साइटोक्रोम P40 बोलते रहते हैं हम लोग इसको। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो कौन से नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 450 नैनोमीटर का। ये तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर था, 450 नैनोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज फ्यूज्ड टू स्टेरॉयडल न्यूक्लियस इन डायनाजोल। डायनाजोल जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, उसके अंदर कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके अंदर होता है हमारा आइसोऑक्साजोल रिंग होता है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, ये डायनाजोल क्या है हमारा, डायनाजोल का पूरा नाम क्या है, 2,3 आइसोऑक्साजोल 17 अल्फा इथेनिल टेस्टोस्टेरोन, ये इसका आईपैक नेम है। और नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर आइसोऑक्साजोल रिंग पाई जाती है। तो ये डायनाजोल का स्ट्रक्चर है हमारा। और आइसोऑक्साजोल रिंग कहाँ पे है हमारा, ये रहा आइसोऑक्साजोल रिंग, ठीक है। और वही सेम एक स्टेनोजोल जो होती है हमारी, उसके अंदर कौन सी रिंग पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाती है पायराजोल रिंग, ठीक है। तो आप ये याद रखना, नेक्स्ट टाइम स्टेनोजोल के बारे में पूछ सकता है, तो इसके अंदर पायराजोल रिंग पाई जाएगी और इसके अंदर पाई जाएगी आपकी आइसोऑक्साजोल रिंग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In atomic absorption spectroscopy, background correction performed using a single halo cathode lamp pulse first with a low current and then with a high current is called। एक डेफिनेशन दे रखी है कि बैकग्राउंड करेक्शन परफॉर्म यूजिंग अ सिंगल हेलो कैथोड लैंप। यहाँ पे सिंगल हेलो कैथोड लैंप का इस्तेमाल किया गया है। पल्स फर्स्ट विद अ लो करंट, पहले एक लो करंट का इस्तेमाल किया गया उसके अंदर, देन विद हाई करंट। तो इसका आंसर क्या है, स्मिथ किप्टजे बैकग्राउंड करेक्शन। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाते हैं, तो ये जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वही ये क्वेश्चंस कर पाता है। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो ये 4 बैकग्राउंड करेक्शन मेथड है हमारे पास, 3 यहाँ पे हैं, जैसे कि एक स्मिथ और हिब्जे है, जिसने क्या नाम है, जो हाई और नॉर्मल करंट के बेस के ऊपर इसने क्या नाम है बैकग्राउंड करेक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। ये मेथड है हमारा। नेक्स्ट क्या है, जीमन इफेक्ट बैकग्राउंड करेक्शन मेथड है, जहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड to produce background versus sample data and is mostly used and has developed substantially over the years। ये मोस्टली यूज किया जाता है हमारा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड के लिए। अगला क्या है, क्वायरेटियोहन एंड पिकेट डेवलप द फर्स्ट ऑटोमेटिक बैकग्राउंड टेक्निक। फर्स्ट ऑटोमेटिक बैकग्राउंड टेक्निक किसने किसने बनाया था, इन्होंने बनाया था। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम विद देयर फंक्शन। तो ये जेड ड्रग ऑफ इंसोमिया आ गई हमारी, इसको हम लोग नॉन बेंजोडाइजेपिन बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन ड्रग्स के अंदर कौन सी वाली केमिकल, ये कौन सी केमिकल क्लास से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास से ये बिलोंग करते हैं, ये पूरी पूरी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा टफ तो है, बट अगर आपने थोड़ा आइडिया लगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं आप, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जोल्पीडेम है, जोल्पीडेम में यहाँ समझ में आता है कि इमिडाजोल रिंग इसके अंदर पाई जाएगी। तो यहाँ से इसको आप रिलेट कर सकते हैं अगर, तो ये ऑप्शन आप, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो यहीं से अगर इसको रिलेट करें, तो पहला क्या है, ए जोल्पीडेम यानी इमिडाजोपायरिडीन। तो पहले का थर्ड, तो पहले का थर्ड तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। देखिए जोल्पीडेम में क्या होता है, जोल्पीडेम जैसे बताया इमिडाजो, सॉरी इमिडाजोपायरिडीन केमिकल क्लास से बिलोंग करता है। इसमें बेसिक रिंग क्या होता है, इमिडाजोपायरिडीन, इसके अंदर बेसिक रिंग पाया जाता है, ठीक है। अगला क्या है, जेलेपिलोन। जेलेपिलोन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है जेलेपिलोन। तो कुछ पाराजोल रिंग इसके अंदर पाई करके कुछ इसको समझ में आ रहा है। तो पाराजोलोल जोलो पारिमिडीन केमिकल क्लास से बिलोंग करता है। पाराजोलोल पारिमिडीन इसके अंदर रिंग भी पाया जाता है। यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, पाराजोलोल पारिमिडीन, पारिमिडीन यहाँ पे पाई जा रही है, ये पारिमिडीन रिंग, ठीक है, पाराजोल। और ये इमिडाजोपायरिडीन है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, जोपिक्लोन। जोपिक्लोन कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, साइक्लोपायरोलोन, साइक्लोपायरोलोन क्लास से बिलोंग करता है। इसके अंदर बेसिक रिंग क्या होती है हमारे, पायरोलोल
पैराजीन इसके अंदर बेसिक रिंग होती है हमारे, ठीक है। ये तो साइक्लो पैरालोन्स हमारी स्ट्रक्चर देख लो हमारा। और ट्रायाजोलाम तुमको सबको पता है, ट्रायाजोलाम, मिडाजोलाम, ठीक है, ये सब कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकोसोनॉइड्स आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ कार्बन। तो इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन पाए जाते हैं, इसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस मॉलिक्यूल्स में, वो हमको बताना है। तो हमको पता है इकोसोनॉइड्स के अंदर जो बेसिक रिंग पाई जाती है वो प्रोस्टोनोइक एसिड होती है, और प्रोस्टोनोइक एसिड के अंदर 20 कार्बन पाए जाते हैं, ठीक है। 20 कार्बन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप स्ट्रक्चर भी दे रखा है, मैंने दे रखा है आपको समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसके अंदर क्या है? 20 कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो इकोसोनॉइड्स के अंदर कोई पूछता है आपसे कि इकोसोनॉइड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, इसमें 20 कार्बन इसके अंदर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। दे कंटेन 20 कार्बन एटम्स। इनको हम लोग इकोसोनॉइड भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर 20 कार्बन पाए जाते हैं। तो ग्रीक वर्ड में 20 का मतलब होता है इकोसी, इसी से इसका नाम क्या है? इकोसोनॉइड आकर क्या है। ऑल इकोसोनॉइड कंटेन प्रोस्टोनोइक एसिड एज देयर बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये प्रोस्टोनोइक एसिड का स्ट्रक्चर है। इकोसोनॉइड आर सिग्नलिंग, होता क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है मेड बाय द एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एराकिडोनिक एसिड और अदर पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट आर सिमिलर टू एराकिडोनिक एसिड अराउंड 20 कार्बन यूनिट इन लेंथ, ठीक है। तो इकोसोनॉइड क्या होता है हमारा? ये एक हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होते हैं हमारे, वो इकोसोनॉइड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये कैसे बनते हैं हमारे? एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीजन होता है जब एराकिडोनिक एसिड का, तो हमको इकोसोनॉइड मिलते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, उसका पूरा एक होता है कि जब भी हमारे लाइपोपोलिसैकेराइड का जो हमारा मेम्ब्रेन होता है वो ब्रेक डाउन होता है, तो वहां से एराकिडोनिक एसिड निकलता है, फिर उससे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह बनते हैं। तो ये उसी से रिलेटेड कुछ है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ 2% सैलिन सॉल्यूशन इज। तो 2% बता दिया गया है, तो कौन सी बात है? तो ये हाइपरटोनिक की तरफ ही ले जा रहा है। ज्यादा मतलब 2%, अगर 1 से ज्यादा है तो वो 2% है, तो वो कौन सी बात है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आंसर क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक नहीं हो सकता इसका, आइसोटोनिक नहीं हो सकता, आइसोटोनिक नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या है इसका? हाइपोटोनिक। जानते हैं इसका एक्सप्लेनेशन? देखिए, पहले ये समझते हैं कि 2 पॉइंट सलाइन सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इज अ सॉल्यूशन इन विच, जहां पे जो सोल्ट का कंसंट्रेशन है वो 2% बाय वेट और बाय वॉल्यूम हो सकता है। दिस मीन दैट फॉर एवरी 100 ml और ग्राम ऑफ सॉल्यूशन देयर आर 2 grams ऑफ NaCl डिसॉल्व इन इट, ठीक ना। 100 ml सॉल्यूशन में अगर आपने 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया तो उसको हम लोग 2% फ्लाइन सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो समझते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो नाम से पता चल रहा है आइसोटोनिक मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फ्लास्क है, उसके अंदर आपने कोई अंडा डाल रखा है, अंडा या कोई बॉल है, तो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है? अगर जो एग है, एग की कंसंट्रेशन और जो बाहर फ्लास्क के अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उनकी कंसंट्रेशन, अगर दोनों की कंसंट्रेशन, दोनों की टोनिसिटी सेम है, दैट मींस वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। आइसो मतलब होता है सेम, एंड इक्वल द कंसंट्रेशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जब इक्वल हो जाती है उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, जैसे कि हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मतलब समझ में आ रहा है कि कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है? की है हमारे सॉल्यूशंस की, हमारा जो बाहर का एरिया उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। और ये चीज याद रखना कि जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, और जहां कंसंट्रेशन कम होगी, हमेशा वाटर वहीं से मूव करेगा, हमेशा वाटर वहां से मूव करेगा जहां पे कंसंट्रेशन कम होगी। टुवर्ड्स द मोर कंसंट्रेशन वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होगा वो यहां से लेकर के बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, एज टू मूव आउट ऑफ द लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ की जो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। एक होता है हमारा हाइपोटोनिक, मतलब हाइपोटोनिक मतलब क्या है कि बाहर की कंसंट्रेशन कम है, ठीक है ना, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर अंदर के सॉल्यूशन, अंदर जो हमारे पास जो एग है, फिर जो बॉल इसके अंदर है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ऑफ कोर्स ये बात है, जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा? वाटर का मूवमेंट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मतलब जो वाटर का मूवमेंट होगा वो बाहर से, सॉल्यूशन से अंदर एग की तरफ मूव करेगा,
ताकि एक तरीके से हम इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकें। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द हीट ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन किर्चॉफ इक्वेशन। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हीट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करता है किर्चॉफ इक्वेशन के बेस पे। कहीं भी किर्चॉफ इक्वेशन आता है, एक ही चीज ध्यान में आना चाहिए, टेम्परेचर। हमेशा किर्चॉफ जो इक्वेशन है वो टेम्परेचर से रिलेटेड बात करता है, और ऊपर से बता रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हीट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। तो ऑफकोर्स ये बात है, इसमें समझने वाली बात है कि टेम्परेचर ही ऐसा फैक्टर है जो हीट ऑफ रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाला है। तो सही आंसर क्या है इसका, टेम्परेचर। Which of the following cephalosporin has an unusual 5-thio-1,2,3,4 tetrazole substituents attached to a core heterocyclic nucleus through a methylene bridge? तो कौन सा ऐसा सिफलोस्पोरिन है जिसके अंदर एक अनयूजुअल 5-thio-1,2,3,4 टेट्राजोल सब्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। तो 5-thio मतलब फिफ्थ पोजीशन पे थायोल ग्रुप लगा हुआ है, और 1-2-3 मतलब 4 पोजीशन पे आपको नाइट्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। तो टेट्राजोल रिंग जिसके अंदर पाई जाएगी वो मतलब वही इसका आंसर होना चाहिए। तो सिफाजोलिन, सिफामेंडोल और सिफोक्सिटिन और सिफाडोक्सिल। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, सिफामेंडोल इसका शायद करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसके अंदर ही हमारे पास हमको देखने को मिलता है कि फिफ्थ पोजीशन पे थायोल ग्रुप लगा हो और 1-2-3-4 टेट्राजोल सब्स्टिट्यूएंट उसके अंदर ही पाए जाते हैं। वैसे 1-2-3-4 टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट एक और ड्रग में अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये जो 5 थायो है वो सिर्फ हमको कहाँ देखने को मिलता है, सिफामेंडोल में देखने को मिलता है। ठीक है, बढ़ते हैं इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए सिफामेंडोल, सिफामेंडोल में क्या है हमारे पास, देखिए आप समझ पा रहे होंगे 1-2-3-4-5, तो 1-2-3-4, ठीक है। तो 1-2-3-4 हर जगह नाइट्रोजन लगा हुआ, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, फिफ्थ कार्बन पे लगा हुआ है हमारे पास सल्फर ग्रुप। तो इस वजह से क्या नाम है ये 1-2-3-4 थायाजोल रिंग, सही टेट्राजोल रिंग पाई जाती है हमारे पास। ठीक है, कहाँ मिलती है हमको, ये मिलती है हमको सिफामेंडोल में। और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे सिफोक्सिटिन में क्या पाया जाता है अपने पास, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर थायोल रिंग होता है हमारे पास। ठीक है, सिफाडोक्सिल, सिफाडोक्सिल के अंदर क्या पाया जाता है, इसके अंदर हमारे पास फिनोल रिंग पाया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफिशिएंसी ऑफ एन रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय। तो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है किसने बताई थी, किसने उसको दिया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है ये। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या है, कार्नोट थ्योरम। एक्चुअल में इसके बारे में हम मुझे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कार्नोट थ्योरम इसका सही आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। हाँ, कार्नोट थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द पोटेंशियल ऑफ, या फिर क्वेश्चन द पोटेंशियल ऑफ कार्बोल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स अपॉन, सॉरी कैलोमेल, कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो होता है हमारा, ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हमको पता है। बहुत टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे कैलोमेल इलेक्ट्रोड की जो पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करती है वो हमको बताना है। तो क्या वो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन पे, या फिर डिपेंड करेगी अपनी मर्करी क्लोराइड सॉल्यूशन पे, तो इसका कंसंट्रेशन पे। तो मर्करी कंसंट्रेशन ऑफ सिर्फ मर्करी, तो नहीं, मर्करी के कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करती, ना ही मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है। तो सही इसका आंसर क्या है, क्लोराइड सॉल्यूशन, पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन। केसीएल का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसके पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। देखिए, द पोटेंशियल कार्बोल इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लोराइड आयन के अंदर, क्लोराइड आयन जो होता है हमारा, उसका उसका जो कंसंट्रेशन है वो उसके पोटेंशियल को अफेक्ट करता है। द पोटेंशियल ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड इज 0.280 वोल्ट एट 1 मोलर KCl and 0.241 volt at saturated KCl, which is also known as saturated calomel electrode, SCE बोलते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा इसका पोटेंशियल है वो किससे अफेक्ट होता है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए, और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कंटेंट को बनाने के लिए, और बहुत मेहनत कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन को टाइम निकाल के आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं और आपको जो भी फीडबैक देना है प्लीज कमेंट कीजिए। और हमने एक इंटरव्यू भी सेशन भी स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोग अपने नाइपेरियंस जो अच्छे जो क्रीम बच्चे हैं उनका हम लोग इंटरव्यूज ले रहे हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस से रिलेटेड आपको अगर है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, हम जरूर उनसे क्वेश्चन पूछेंगे।
थैंक यू सो मच।